हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छी होंगे। आई सुमन कौशिक वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द साइंस ओशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इस वीडियो में मैंने इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन कवर किया है। सो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं हम प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स एंड यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड से मिलकर बनी है। एंड इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो। साउंड वेव की तरह यहाँ पर किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती लाइट वेव के लिए। इसे प्रवाहित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसकी दोहरी प्रकृति है, कण भी और तरंग भी। इट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। प्रकाश से छाया बनती है, लाइट कास्ट शैडो। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो प्रकाश के बारे में है। आइए चलते हैं हम प्रकाश के परावर्तन की तरफ। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश की किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में चले जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। When a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, this phenomena is known as reflection of light. इसको हम एक रे डायग्राम से समझते हैं। सपोज इट इज ए स्मूथ सरफेस। ये एक स्मूथ सरफेस है, चिकनी सतह है। यहाँ पर एक इंसिडेंट रे जो है, यहाँ पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट, यहाँ पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है जिसको हम आपतित किरण भी कहते हैं। अब ये इंसिडेंट के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इस सरफेस से टकराने के बाद ये उसी दिशा में वापस चली जाएगी। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्शन के बाद गई है। परावर्तित किरण एंड दिस इज नॉर्मल। ये इमेज डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन इसलिए रिप्रेजेंट की गई है क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है। इसको हम हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। और ये जो एंगल है ये आई से डिनोट करेंगे, नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में। और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल है इसको हम आर से डिनोट करेंगे। अब हम पढ़ते हैं परावर्तन के नियम। ठीक है, पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। The angle of incident is equal to the angle of reflection. यहाँ देखिए I is equal, I को हम बोलेंगे angle of incident, जो incident ray और normal से मिलकर बना है। ये angle of incidence है। एंड ये जो है reflected ray और normal से मिलकर बना हुआ जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ये angle of reflection है। I is equal to R। ये हमारा पहला परावर्तन का नियम है। सपोज अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा नियम है द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं। यानी कि तीनों, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पर हो, एक ही प्लेन पे होंगे। इनका प्लेन चेंज नहीं होगा। इंसिडेंट रे जिस प्लेन पर है उसी प्लेन पे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी और नॉर्मल भी उसी प्लेन पे होगा। इनका प्लेन चेंज नहीं होगा। ये दूसरा नियम है। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए चलिए हम रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टीज है, परावर्तन की जो नियम है, इनको हम और अच्छे से समझते हैं। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में यहाँ पर देखिए स्फेरिकल मिरर होता क्या है। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर with the shape of a part curved out of a spherical surface. Suppose एक स्फेयर है, इसके जो है इस पार्ट को अगर हम कट कर ले ये वाला, तो ये कर्व जो पार्ट है ये है स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो ये जो ये इनवर्ड भी हो सकती है और ये आउटवर्ड भी हो सकती है, इसकी जो सरफेस है। व्हेन रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ये जब अंदर की तरफ कर्व्ड इनवर्ड रहेगी तो इसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर। और स्फेरिकल मिरर की जो सरफेस है अगर वो आउटवर्ड रहेगी, ये कर्व्ड आउटवर्ड, तो इस रिफ्लेक्टिव सरफेस को हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। अब जो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे, ये दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण एंड उत्तल दर्पण।
अवतल दर्पण में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, ये देखिए। और यहाँ जो है उत्तल दर्पण में ये है जो कर्व्ड आउटवर्ड है, ये वाली सरफेस। इसको हमें स्पून की इसमें भी दिखाया गया है कि ये देखिए, ये जो स्पून है, जो अंदर वाला जो पार्ट है ये अवतल दर्पण की तरह बिहेव कर रहा है, और ये जो बाहर वाला पार्ट है ये उत्तल दर्पण की तरह बिहेव कर रहा है। इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड हैं। हमें इस टर्म्स को इसलिए जानना जरूरी है, अगर इन टर्म्स की हमें नॉलेज रहेगी तो ही हम आगे जो है रे डायग्राम को आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। तो इन वन बाय वन हम इस टर्म्स को समझते हैं। एक मिनट। सो फर्स्ट इज अपर्चर यानी द्वारक। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को उसका द्वारक कहते हैं। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कनकेव की है, कनकेव, और ये वाली कन्वेक्स मिरर की है, कन्वेक्स। यहाँ देखिए एम एन, यहाँ पर ये जो एम और एन है, यहाँ ये जो है यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसको हम अपर्चर से डिनोट करते हैं, और एम और एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज पोल। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज a point called the pole. It lies on the surface of the mirror. The pole is usually represented by the letter P. गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव कहा जाता है। यह दर्पण की सतह पर स्थित होता है। ध्रुव को आमतौर पर हम जो P से डिनोट करते हैं हम इसको। अब इसको डायग्राम में, रे डायग्राम में समझते हैं। ये हमारी M जो N है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और इसका जो सेंटर है वो है पॉइंट P। अब ये जो पॉइंट P है, अब यहाँ ये देखिए इसमें ये वाला पॉइंट P, तो ये पॉइंट P को हम ध्रुव से डिनोट करते हैं, ये इस दर्पण का ध्रुव है। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर forms a part of a sphere. This sphere has a center. This point is called the center of curvature of the spherical mirror. और इसको हम C से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह जो एक गोले का भाग है, इस गोले का जो केंद्र होगा उसी को हम वक्रता केंद्र कहेंगे, और ये अक्सर C से डिनोट किया जाता है। अब जैसे समझते हैं हम इसको, ये अगर ये एक कर्व जो पार्ट है, कर्व पार्ट, ये गोले से ही काटा गया है। अगर इस गोले को आप कंप्लीट कर देंगे तो इसका जो सेंटर होगा, इस सेंटर को, इसी को हम C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखिए जो C है ये उस गोले का ही सेंटर है। अगर इसको कंप्लीट एक सर्कल दिया बनाया जाए तो ये जो सेंटर है, इस सेंटर को ही हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। यहाँ पर ये इस तरफ होगा। नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. इसको हम R से डिनोट करते हैं। गोलीय दर्पण, दर्पण की परावर्तक सतह जिस गोले का भाग है उस त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब ये जो है देखिए, आप ये स्फेयर को यहाँ कंपेयर करेंगे, ये पॉइंट P है और ये C, तो ये जो C और P की जो डिस्टेंस है इसी को हम वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और इसको हम R से, लेटर R से इसको डिनोट किया जाता है। यानी कि जो डिस्टेंस है C और P के बीच का, इसी को हम R से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो ये हमारा P है और ये C है, तो इससे जो पास हो रही है ये रेखा, सीधी रेखा, इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वेक्स मिरर में ये P पॉइंट है और ये C, और इससे पास होने वाली इस रेखा को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। अब फोकस क्या है? ए पॉइंट ऑन द स्फेरिकल मिरर्स प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल लाइट रेज इंटरसेक्ट, यानी कि मीट करती है जहां पर, एंड इमर्ज टू डेविएट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इसको डिनोट करते हैं F से। गोलाकार दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु जहां पर समानांतर प्रकाश किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं और परावर्तन के बाद विचलित, डेविएट हो जाती हैं, इसको हम F से डिनोट करते हैं। अभी दोनों केसेस में समझते हैं। ये कॉनकेव का है, यहाँ पर देखिए ये जो एरो आपको दिख रहे हैं ये समानांतर किरणें, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर यहाँ पर किरणें आ रही हैं समानांतर, और इससे टकराई, ये सरफेस है कॉनकेव मिरर की, इसे टकराने के बाद ये वापस एक पॉइंट है जिसको हम F से फोकस पे सारी की सारी मीट कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में काट रही है,
तो ये जो पॉइंट है जहाँ पर सारी समानांतर किरणें आज रिफ्लेक्शन के बाद आकर मीट करती हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर मिल रही है, इसी को हम बोल रहे हैं फोकस। ठीक है, और ये जो कनकेव मिरर है ये कन्वर्जिंग लेंस भी हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारी समानांतर किरणें एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, इसलिए हम इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोल सकते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, यहाँ देखिए कन्वेक्स मिरर में यहाँ पर जो रेज है ये पैरेलल आ रही है और एक पॉइंट पर क्या आ रही है, यहाँ पर यहाँ से डेविएट हो रही है, ये वापस जा रही है, डेविएट हो रही है यहाँ से। तो ये यहाँ पर इस केस में क्या होगा, डेविएशन हो रहा है। तो ये जो है कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर। तो एग्जाम्पल है, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोल सकते हैं और कनकेव को हम कन्वर्जिंग मिरर बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ और फोकस दूरी। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस की जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी, और इसको स्मॉल एफ से हम डिनोट करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर एफ और पी, एफ ये फोकस पॉइंट है और ये पी ध्रुव है, ये जो इनके बीच की दूरी है इसी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, और इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इस केस में ये फोकस दूरी यहाँ रहेगी पी और एफ के बीच में, ये देखिए स्मॉल एफ, ये है फोकस दूरी। अब कुछ रिप्रेजेंटेशन है इमेज की, आपको रे डायग्राम बनाने से पहले इनकी नॉलेज होनी चाहिए। तो वन बाय वन हम समझते हैं कि रे किस तरह से मिरर पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं और उस किस तरह से वो अप्रोच करेंगी। तो फर्स्ट केस जो हमें दिया गया है इसमें क्या है, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन will pass through the principal focus in case of concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। इसको रे डायग्राम की समझते हैं। इसमें क्या है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। जैसे ये हमारा मुख्य अक्ष हम समझ चुके हैं, पी से जो सेंटर से लाइन पास होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, उसको मुख्य अक्ष बोलेंगे। अब मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण है, रिफ्लेक्शन के बाद जब ये समानांतर आएगी, कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गुजरेगी, ये फोकस है, हमें ये पॉइंट याद रखना है कि वो फोकस से पास होगी। इस केस में यहाँ पर भी ये देखो, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर ये किरण है, यहाँ पर ये फोकस से अपसरित होती है, क्योंकि ये वाला केस कौन सा है, ये कन्वेक्स का है और ये कॉनकेव मिरर का है। ये दोनों केस हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed toward the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। ये उससे अपोजिट ही केस है। पहले वाले केस में क्या था, मुख्य अक्ष के समानांतर थी और फोकस से पास हो रही थी। इस केस में क्या होगा, ये जो किरण है ये फोकस से पास हो रही, फोकस से रिफ्लेक्ट हो रही है, फोकस से आती हुई यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। मतलब पहले वाले केस का उल्टा अपोजिट ही है। तो यहाँ पर भी देखिए, ये मुख्य फोकस से की तरफ आती नजर आ रही है और ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। इस केस में क्या होगा कि जब जो रे है वो वक्रता केंद्र से गुजरेगी, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, सिंपल पॉइंट है कि सी से अगर पास होगी तो वापस उसी दिशा में चली जाएगी, उसी पॉइंट से होती हुई। दोनों ही केस में ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट इज a ray incident obliquely to the principal axis toward a point P on the concave mirror or a convex mirror is reflecting obliquely। यहाँ पर ये जो है हमारा रिफ्लेक्शन का नियम भी फॉलो हो रहा है कि जब एक ओब्लिकली एक रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है तो वापस ये जो उसी दिशा में जा रही है, तो आई और आर का जो एंगल है ये बराबर होगा। तो इस तरह से यहाँ रिफ्लेक्शन के नियम को ये फॉलो कर रहा है। अब हम समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। यहाँ हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दी हो गई एग्जाम में और हमें बताना होगा रे डायग्राम, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। तो फर्स्ट केस इज
कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी इन्फिनिटी पर है, तो इस केस में कैसे हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बिंब, यहाँ पर बिंब बोला गया है ऑब्जेक्ट को, बिंब की स्थिति है अनंत पर, तो यहाँ इसको कैसे डिनोट करेंगे, ये आपको सबको बेसिक बनाना आना चाहिए कि पहले मिरर कौन सा है, तो कनकेव की जो सरफेस है किस तरह से इनवर्ड हम उसको डिनोट करेंगे, और ये एम एन इस अपर्चर को डिनोट करेंगे, पी यहाँ पर केंद्र को, ये सब में कॉमन है, हर एक पॉइंट पे आपको ये ध्यान रखना है। कोई भी रे डायग्राम बनाना है अगर कनकेव मिरर का, तो आप ये बेसिक चीज तो बना ही ले, प्रिंसिपल, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, फोकस, एम एन, ये सब चीजें सभी में आपको रिप्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पर एट इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, तो इन्फिनिटी पे है तो रेज आ रही है पैरेलल, पैरेलल आके यहाँ पर रिफ्लेक्ट। फर्स्ट केस हमने समझा था कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती हैं तो वो फोकस पे मिलती हैं, तो रे डायग्राम कैसे बनेगा कि यहाँ पर आपको फोकस पे सारी की सारी किरणों को मीट करवाना है, मिलाना है। तो इसका साइज कैसा रहेगा, ये आपको लर्न होना चाहिए कि इसका साइज रहेगा हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज, और इमेज का नेचर कैसा होगा, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वास्तविक एवं उल्टी। नेक्स्ट केस है जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, सी के परे, यानी कि वक्रता केंद्र के पीछे यहाँ रखी गई है, तो इसकी जो है पोजीशन ऑफ इमेज होगी बिटवीन एफ एंड सी, ये आपको पता होना चाहिए, बिटवीन एफ एंड सी। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो आपको पता होना चाहिए इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी, उसके बाद रे डायग्राम तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जो आपको क्या करना है, जहां पर भी इमेज बनती है वहां पर जो है रे डायग्राम बीट इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, ये पैरेलल जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो हमने बेसिक याद है हमें कि मुख्य अक्ष के समानांतर है तो ये फोकस से गुजरेगी, तो ये जो किरण है ये फोकस से गुजरेगी। अब इमेज तो जब बनेगी जब दो, कम से कम दो जो है रे इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पर। अब दूसरा पॉइंट है, ये जो इमेज जा रही है सी से, अब सी से जब कोई इमेज पास सी यानी कि वक्रता केंद्र से गुजरेगी यहाँ पर रे, तो ये वापस उसी दिशा में चली जाती है, तो ये वापस उसी दिशा में जाएगी, तो ये दो पॉइंट आपस में कट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो यहाँ होगी सी और एफ के बीच में यहाँ पर इमेज बनेगी। तो इमेज कैसी है, छोटी है, ये साइज देखो आप, यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का छोटा है, और इसको ये इन्वर्टेड है तो इसको ए डैश और बी डैश से हम इमेज को डिनोट करते हैं। और नेचर क्या है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। जनरली कनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड ही होती है। नेक्स्ट जो केस है वो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है एट सी, सी पर है, तो जहाँ पर सी पर ऑब्जेक्ट रखी है तो इसकी जो पोजीशन है इमेज की वो सी पर ही बनती है, सी पर बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अब कैसे बनाएंगे, देखो फर्स्ट जो मुख्य अक्ष के जो समानांतर किरण जाएगी, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल दिमाग में बिठा लें आप कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण होगी वो फोकस से ही गुजरेगी, तो फोकस से यह जा रही है, पास हो रही है यहाँ पे, इस पॉइंट पर आ गई, एक किरण हमें मिल गई, दूसरी किरण, अब हमें दो किरण इंटरसेक्ट करेंगी तभी इमेज बनेगी, तो दूसरी किरण कहाँ से आ रही है, अब ये सी एफ से जा रही है, फोकस से गुजर रही है, और फोकस से इंटरसेक्ट कर यहाँ पर रिफ्लेक्ट के बाद जब फोकस से पास होती है कोई किरण तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है, यानी कि अपोजिट केस है फर्स्ट वाले का। तो ये दो रेज यहाँ पर कट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ, सी तथा एफ के बीच में, ये देखो सी है ये एफ है, इनके बीच में यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी से परे, सी से परे यहाँ इमेज बनेगी। तो इसके जो डायग्राम है देखिए, रे डायग्राम को समझते हैं, यहाँ सी से जो है अगर कोई रे सी से पास हो रही है तो वापस वो सी से चली जाएगी। दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से अगर ये यहाँ से जा रही है पास हो, समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है तो फोकस से पास हो जाएगी, और ये दोनों एक पॉइंट पर आके यहाँ मिल रहे हैं, और जिस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं यहीं पर हमारी क्या होगी, इमेज की फॉर्मेशन, और नेचर क्या रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज इनलार्ज होगी, इसका साइज छोटा है और इसका इमेज का बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एफ। अब जब एफ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी है तो उसकी इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी, ये फर्स्ट वाले केस का अपोजिट केस है, वहां इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखी थी और फोकस पे इमेज बन रही थी, यहाँ पर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखी है
और इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है। ये इमेज होगी हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो सेम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होगा, अगर पैरेलल जाए मुख्य अक्ष के समानांतर है तो फोकस से पास हो जाएगी, और सी से गुजरेगी तो वापस सी पे चली जाएगी। तो ये मिलते तो नहीं है पॉइंट, इसलिए तो इसको एट इन्फिनिटी पर ही अज्यूम किया गया है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, पी तथा एफ के बीच में। ये पी है पॉइंट और ये एफ है। अगर इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखी है तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये एक फर्स्ट ऐसा केस है जिसमें हमें विजुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। बाकी सभी केस में हमने देखा कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही थी कनकेव मिरर से। एक ऐसा ये एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रही है। बाकी सारी जो इमेज थी वो कनकेव मिरर के यहाँ पर आगे बन रही थी। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है तो ये जो पॉइंट है सी से जो जाएगी वापस सी पर ही आ जाएगी उसी डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर ये मिल रही है। तो इस तरह से ये इमेज की फॉर्मेशन होगी दर्पण के पीछे ए डैश एंड बी डैश। अब यूज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्चलाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। They are used as shaving mirror to see large image of the face. इन्हें चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग करते हैं। They are used by dentists to see large image of the teeth of the patient. दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। Large concave mirror are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnaces. सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। यहाँ हम दो केस को डिस्कस करेंगे। एट इन्फिनिटी, कि जहाँ जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर अगर हो तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट द फोकस बिहाइंड द मिरर। साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज, एंड नेचर जो है वो है विर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी तथा सीधा। अब इसको यहाँ रे डायग्राम समझते हैं। यहाँ देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है अनंत पर रखी हुई है और किरणें आ रही है, रेज आ रही है अनंत से, और ये मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो समान यहाँ जो बेसिक डिफरेंस कन्वेक्स और कनकेव मिरर में है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का है। ये आउटवर्ड है, कर्व्ड आउटवर्ड। वहां जो हमने केस कनकेव में पढ़े हैं वहां इनवर्ड सरफेस थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ है आउटवर्ड सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसका जो फोकस है वो यहाँ होगा, ये रहा इसका फोकस। तो ये जो किरणें हैं समानांतर तो ये मिलेंगी नहीं, ये मिलती हुई प्रतीत होती है फोकस पर यहाँ पर, इसीलिए जो इसका नेचर है वो है विर्चुअल। यहाँ पर रियल नहीं है, ये विर्चुअल इमेज बनेगी। तो फोकस पे है और इसकी हाईली अत्यधिक छोटी होगी और बिंदु के साइज की होगी। नेक्स्ट केस है जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का, वो है बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर। यह है इंफिनिटी और पी के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखी गई है, तो इसकी जो इमेज है वो बनेगी पी और एफ के बीच में, पी एंड एफ के बीच में यहाँ बनेगी। तो अगर इमेज जो है मुख्य अक्ष के यहाँ पर किरणें समानांतर जाएंगी तो ये किस तरह दिखाई देंगी, ये फोकस से पास होंगी, फोकस से, ये देखिए यहाँ पर। और दूसरा जो है ये सरफेस यहाँ से पास होती हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सी से है। सी से अगर जो किरण जाएगी वो वापस उसी दिशा में सी की वापस आ जाएगी। तो यहाँ ये दो पॉइंट हैं, दो रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो पॉइंट है ये दो यहाँ पर इमेज की फॉर्मेशन होगी, यानी कि बिटवीन पी एंड एफ। साइज इमेज का छोटा रहेगा और इसका नेचर है विर्चुअल एंड इरेक्ट। हमने देखा कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बन रही है वो दोनों ही विर्चुअल है। विर्चुअल जो कनकेव मिरर से बन रही थी सारी इमेज रियल और इन्वर्टेड थी, एक्सेप्ट वन जो दर्पण के पीछे बन रही थी। नाउ यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग जो है आमतौर पर वाहनों में रियर व्यू दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के किनारों पर लगाए जाते हैं जैसे कि आप जानते ही हैं, और ये जो ड्राइवर को सेफ ड्राइविंग में हेल्प करते हैं। इनका उपयोग धूप के चश्मों में भी किया जाता है, सनग्लासेस के अंदर भी। इनका उपयोग स्ट्रीट लाइट के लिए रिफ्लेक्टर के रूप में भी किया जाता है। These are used as reflector for street light. Now next topic is sign convention for reflection
बाय स्फेरिकल मिरर। ये साइन कन्वेंशन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको अच्छे से पता होगा कि साइड नेगेटिव और प्लस साइन यूज करने हैं तो आपको न्यूमेरिकल बिना मिस्टेक के आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपको दिया गया है एक मिरर। अब इसके अंदर जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बेसिकली पोल से मेजर किए जाएंगे। जितने भी डिस्टेंस होंगे, ये पोल है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो केंद्र है, पोल जिसे हम बोलते हैं, यहीं से सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। और जो डिस्टेंस लेफ्ट में रहेंगे, लेफ्ट में, जैसे अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेफ्ट में है, यहाँ रखी गई है ऑब्जेक्ट, तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। और अगर राइट में होगी तो हम उसकी पोजीशन को पॉजिटिव, राइट में है तो पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट में है तो नेगेटिव लेंगे। अब हाइट जो है, अगर अपवर्ड है, इस तरह से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है इमेज, तो उसकी हाइट जो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे। अगर डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ, जैसे इमेज है ये डाउनवर्ड है, तो इसकी जो है नेगेटिव लेंगे। तो इस तरह से ये साइन कन्वेंशन आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट इज मिरर फॉर्मूला। अब मिरर फॉर्मूला में ये देखिए, ये है एक मिरर फॉर्मूला जिसमें रिलेशन दिया गया है u, v और f के बीच में। अब u क्या है? u है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पोल से जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, पोल से और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम u से डिनोट करते हैं, u से। एंड इमेज का जो डिस्टेंस होगा, पोल से ही हम मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस होगी दूरी हम पोल से ही मेजर करेंगे। और जो इमेज का जो डिस्टेंस होगा पोल से, हम उसको v से डिनोट करेंगे। अब द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। अब प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस है पोल से, ये f है और ये p है, तो ये जो डिस्टेंस है ये फोकल, इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे। तो इस तरह से जो रिलेशन है, ये इसको बोलेंगे मिरर फॉर्मूला। इसके बेस यूज करके हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन होता क्या है? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर गिव द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। किसी ऑब्जेक्ट साइज से इमेज को कितना बड़ा किया जा सकता है, कितना मैग्नीफाई किया जा सकता है, वो जो एक्सटेंट है वो मैग्निफिकेशन है उसकी। अब इसको एक्सप्रेस, ये रेशो में एक्सप्रेस किया जाता है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये रेशियो है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम h, स्मॉल h डैश से डिनोट करेंगे और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करेंगे। तो ये रिलेशन है मैग्निफिकेशन और हाइट ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट का। द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब कुछ केसेस में अगर आपको इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, तो ये रिलेशन को आप यहाँ से भी यूज करके आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इस एग्जांपल को। ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। हमें पोजीशन ऑफ, नेचर और साइज ऑफ इमेज बताना है, यानी कि पोजीशन v एंड नेचर एंड साइज ऑल्सो। अब न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले हम गिवन क्वांटिटीज को नोट कर लेंगे। हमें दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ नेगेटिव लेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में है -5 मीटर। इमेज का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज भी हमें फाइंड करनी है। अब फॉर्मूले के अंदर v, u और f का रिलेशन है, r का नहीं है, तो r कैसे r को यूज करके हम f निकाल लेंगे। फोकल लेंथ क्या होती है? r/2। r क्या है? वक्रता, त्रिज्या है, और उसकी आधी क्या होती है? फोकल लेंथ होती है। तो यहाँ से जो f है वो आ जाएगी 1.5 मीटर। अब इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे v की वैल्यू, जो कि आई है 1.15 मीटर। अब क्योंकि प्लस में है तो इमेज कहाँ होगी? द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। अब मैग्निफिकेशन से हम फाइंड कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन से कितने पता चल जाएगा कि इमेज का कितने टाइम्स उससे बड़ी है, छोटी है। तो ये रेशियो होता है इमेज का और ऑब्जेक्ट के हाइट का। अब इस रिलेशन को हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन हमें पता नहीं है, तो इन दोनों के रेशियो से यहाँ पर हाइट भी नहीं दी गई है। अब हाइट और v और u के जो रिलेशन है वो यूज करेंगे। अब इन रिलेशन को यूज करके हम यहाँ से 2.3 वैल्यू आ जाएगी मैग्निफिकेशन की। द इमेज इज वर्चुअल, इमेज क्या है? वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट होगी एंड स्मॉल इन साइज बाय फैक्टर 0.23। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने रिफ्लेक्शन पार्ट खत्म कर दिया है क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है।
एंड वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए रिफ्रैक्शन टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।